वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपकी बुक में से लिया गया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति में से। अब हम ग्लोबल हो गए हैं, अब हम वैश्विक बातें करने लगे हैं। अब आप बिल्कुल बड़े बच्चे हो गए हो जो छोटी छोटी चीजों पर डिस्कस नहीं कर रहे हो। अब आप वैश्विक परिदृश्य में जा चुके हो, अब आप इंटरनेशनली डील कर रहे हो सारी चीजों से कि किस तरह से क्या घटनाएं घटी और क्यों घटी। हम पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हैं ना, तो हम हिस्ट्री को सिर्फ देखो, जो हिस्ट्री लेते हैं वो हिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं और याद करते हैं। हम उन हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए थे, उन इवेंट्स से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती रही, क्या इसका दायरा बढ़ता रहा, क्यों इसका दायरा सिकुड़ता रहा, क्यों इस पॉलिटिक्स ने ये मोड़ लिया। यानी ओवरऑल हम सिर्फ उस चीज को पढ़ते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं, हम उस चीज को बिल्कुल उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, ठीक है ना। और इसी मामले में, इसी तरह से अगर देखा जाए ना, तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चल रहे हैं। आप पढ़ भी रहे हो कि क्या क्या घटनाएं हुई, यानी आप हिस्ट्री को भी अपने साथ ले रहे हो। आप ये देख रहे हो कि उनका क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप सोशियोलॉजी को साथ में ले रहे हो। जब आप ये देख रहे हो कि उससे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन जो वैश्विक राजनीति है, वो कैसे प्रभावित हुई और नीतियां कैसे बनना शुरू हुई, तो आप पॉलिटिकल साइंस को ले रहे हो। यानी ओवरऑल आप सारे ही सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके चल रहे हो। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, इट मीन्स कि आपका जो स्टडी का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा जो है वो फैल जाता है। तो आपको बहुत गर्व के साथ पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट, ताकि जब आप खुश होके पढ़ रहे हो कि क्या चीज है क्या नहीं है, और इस समय आपका जो दिमाग, आपका जो दायरा जो ये ग्रो कर रहा है ना, ये आपको आगे, बहुत आगे तक ले जाएगा। क्योंकि ये जो स्ट्रीम आप पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, इसमें आप यूपीएससी की तैयारी अभी से कर रहे हो, ये मान के चलो। क्योंकि जब आप आगे जाके अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो यही सब चीजें तो है जो आपके आएंगी। तो इनकी तैयारी आप अभी से अच्छे तरीके से कर लो, ताकि आगे आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व राजनीति नाम की जो आपकी बुक है, उसका पहला चैप्टर, यानी शीत युद्ध का दौर, यानी कि द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। हमने देखा कि कोल्ड वॉर है क्या, हमने सारी पृष्ठभूमि जानी कि विश्व युद्ध जो भी हुए उनका क्या नतीजा निकला, और ये सब चीजें डिस्कस करते करते हम आ गए थे दो ध्रुवीयता की तरफ। जो बायोपोलरिटी जो विश्व में विकसित हो गई थी, उसकी तरफ हम बढ़ गए थे। अब हम जब ये पढ़ रहे थे कि बायोपोलरिटी में जो है, छोटे छोटे देश तो उन देशों के साथ मिले, बड़े देशों के साथ, कोई इधर गया कोई उधर गया, ठीक है ना। कोई इसके साथ मिल गया, कोई उसके साथ मिल गया, किसी ने उसकी छाया में शरण ली, किसी ने उसकी छाया में शरण ली। तो छोटे देशों की तो हमें समझ में आती है कि उनके लिए जरूरी था कि अगर विश्व में दो शेर खड़े लड़ रहे हैं, तो उनमें से किसी एक के पीछे अपना रास्ता बना ले। ऐसी क्या जरूरत थी कि वो बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी उन छोटे छोटे देशों को अपने साथ लाने पर मजबूर हुई। सबसे पहले इसी से अपनी शुरुआत करते हैं। तो कुछ ऐसे कारण थे, छोटे देश जो है निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। क्यों महाशक्तियां मजबूर हुई हर एक छोटे देश के लिए अपना जो है वो झोली फैलाने के लिए? क्यों महाशक्तियों ने अपना जो दरवाजा है वो हर एक के लिए खोल दिया कि आप यहाँ आएंगे, और जब वो उसके अंदर आ गया तो उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर क्यों हुई महाशक्तियां? पहला कारण था महत्वपूर्ण संसाधनों, तेल और खनिज। अब जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की, मध्य पूर्वी एशिया की, तो हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितना ज्यादा रिच है, जो मध्य पूर्व के जो देश हैं वो कितने ज्यादा रिच हैं ऑयल पर्पस से, पेट्रोल पर्पस से। तो ऐसे में अगर उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए, तो इसका मतलब फ्यूल जो डेफिशिएंसी है वो आपकी कंट्री में कभी होगी नहीं, कभी भी जो है खनिज तेल की कमी आएगी नहीं। तो यानी ये एक बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को भी अपने पक्ष में करना शुरू किया। अब जो कई सारी यूरोपियन छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनमें क्या था, उनमें खनिज संसाधन बहुत थे। तो वो खनिज भी महाशक्तियों को चाहिए थे, ताकि वो अपनी जो डेवलपमेंट प्रोसेस की जो स्पीड है, जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको बनाए रख सकें।
अगला कारण था भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। भाई आपने देखा जब हम क्यूबा संकट की बात कर रहे थे तो ये जो इलाका अमेरिका का बन रहा है इसके आसपास ही क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है, द्वीप समूह, और जिससे कि अमेरिका पूरा रडार पर आ रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो क्यूबा है ये सोवियत संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। इसी तरह से कई सारे देश जो थे वो एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गए क्योंकि उनसे विश्व में अपने पैर पसारने की उनको जगह मिल गई। फिर तीसरा है सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। ये भी जरूरी है कि उनको उनके घर के आसपास जाके घेरना, ठीक है। फिर है आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे, ठीक है ना। वो भी ये भी एक बड़ा कारण था। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विचारधारा भी जब आपके पक्ष में कोई हाँ भरेगा तभी तो आपकी हामी पूरे संसार में फैलेगी। तो ये भी जरूरी है कि वो आपकी विचारधारा को माने। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों के पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। ना सिर्फ वो युद्ध के मैदान में जीत रही है बल्कि विचारधारा भी उनकी ज्यादा बड़ी है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। मतलब कौन सा बेटर है, साम्यवाद बेटर है या फिर जो पूंजीवाद है वो बेटर है। आप सभी जानते हैं, अब तक तो बिल्कुल आपको बिल्कुल रट गई होगी ये चीज कि साम्यवाद जो है उसका हामी करता था सोवियत संघ और पूंजीवाद का हामी करता था अमेरिका। The smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to. First reason was vital resources such as oil and minerals. Okay, and the second is territory from where the superpowers could launch their weapons and troops. हमने देखा कि कई सारे उन्होंने हथियार इजाद किए, परमाणु हथियार, परमाणु बम, फिर हाइड्रोजन बम, उसके बाद में उन्हें अंतरिक्ष में भेजना था। रूस ने पनडुब्बियां का इजाद किया। तो ऐसी बहुत सी सबमरीन्स जो वगैरह बनाई थी उनके लिए उन्हें लॉन्च पैड्स भी चाहिए थे। फिर लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, ये भी एक बड़ा रीजन था, एक दूसरे पर नजर रखनी भी तो जरूरी थी। और इकोनॉमिक सपोर्ट, in that many small allies together could help pay for military expenses. They were also important for ideological reason. It was another aspect for helping these smaller countries. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of idea, as well as that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism, और वाइस वर्सा। या तो ये बेटर है या तो ये बेटर है, इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ये युद्ध उनको लड़ना था और ये विचारधारा की जंग जो है उन्हें जीतनी थी, और इस वजह से वो हर एक छोटे देश को अपना सपोर्ट दे रहे थे। तो महाशक्तियां भी मजबूर हो गई उन देशों को अपने साथ मिलाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, शायद पीछे भी आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन है ये। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि छोटे देश तो गए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े देशों के पास, बड़े देश क्यों आए चला के छोटे देशों के पास, तो ये उसके रीजंस है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है ये जो कोल्ड वॉर हुआ, ये जो शीत युद्ध हुआ, इसके दायरे क्या हैं, उसके अरीनाज क्या हैं। दायरे क्या होते हैं, देखो एक लिमिटेशंस, तो वो दायरे हैं क्या। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर तो आए, युद्ध तो हुए या इनके होने की संभावना भी बनी, लेकिन एक हद से ज्यादा बात नहीं बढ़ी। अब ऐसे ऐसे वो क्या चीजें आई, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही तनातनी बनी रहती है, कई सारी ऐसी चीजें हुई। अभी रिसेंटली जैसे पुलवामा पर अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया, हमारे देश के जो फौजी थे वो मारे गए। भारत ने उसके विरोध में जो है वो अटैक किया
और अंदर वहां उनके टेरिटरी में जाके उनको मार के आए। यानी तनातनी हो गई, ऐसा लगा कि बिल्कुल युद्ध के हालात बनेंगे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों देशों की सरकारें अच्छे से जानती है कि युद्ध ना तो उनके लिए आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, ना सामरिक दृष्टि से, और ना ही इंटरनेशनली। तो युद्ध नहीं हुआ। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां आके वो बात ठहर जाती है, उनको दायरे या एरिनास कहा जाता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे भारत और चीन के बीच अभी जो है पिछले दिनों से काफी तनातनी चल रही है कुछ क्षेत्रों को लेकर, जो कि लद्दाख के आसपास है। भारत ने भी वहां पर अपना दमखम दिखाया और वहां से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, और इधर से चीन भी सेम प्रेशर कर रहा है उसी क्षेत्र में। तो हो सकता है यहाँ पर युद्ध के हालात बने, लेकिन सिर्फ हालात बने, बातें हुई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। दोनों देशों ने अपने अपने जो है फौजें हटाने के लिए मान गए। चीन ने अपनी फौज पहले हटाई और एक तरह से वैचारिक तौर पर जरूर भारत की विजय हो गई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ बिना युद्ध के। तो यानी ऐसी जो चीजें होती है इनको एरिनाज या दायरे कहा जाता है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय उन सभी क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देश जो है उनके बीच संकट के अवसर भी आए, युद्ध भी हुए, या इनके होने की संभावना भी बनी, लेकिन एक हद से ज्यादा बात नहीं बढ़ी। तो उन्हीं सारी जो तनावपूर्ण जो स्थितियां होती हैं, जो टेंशन वाली जो भी सिचुएशंस होती हैं, उनको एरिनाज या दायरे कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी थी? कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि भी हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, और ये जो वैमनस्य था, ये जो दुश्मनी थी, ये विश्वव्यापी नहीं बन पाई। When we talk about arenas of the Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occurred, okay, where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system, but did not cross certain limits. Okay, a great many lives were lost in some of these areas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. तो अब ये जो एरिनाज है इसको आप ऐसे बेटर समझ सकते हो कि 1952-53 जो कोरिया संकट हुआ, कोरिया संकट क्या था? कोरिया को उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। हम आज भी देखते हैं कि कोरिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट में आज भी जो है तानाशाही सरकार है और दूसरे पार्ट में लोकतंत्र है। और तो ऐसे में जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जो आज भी तनातनी चल रही है वो उस समय से चली आ रही है। कब से? 1950 से। तो उस समय कोरिया का जो है डिवाइड कर दिया गया था, और उस समय एक समय ऐसा लगा कि भयंकर युद्ध होगा, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों ने अपने आप को रोका, क्योंकि उस समय अगर ये परमाणु युद्ध होता तो शायद दुनिया तबाह हो चुकी होती। उसके बाद में 79 से लेकर 89 तक यानी 10 सालों तक अफगानिस्तान में संकट लगातार बना रहा। अफगानिस्तान में जो है सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस भी उसमें कूद पड़े, और अभी भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से अब अमेरिकी फौजों की रुखसती शुरू हुई है। लेकिन जैसे ही अमेरिकी फौजों की रुखसती शुरू हो गई, वहां तालिबानियों ने फिर से अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो यानी ये जो क्राइसिस है ये लगातार चलते रहे और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलते रहे, लेकिन फिर भी महाशक्तियों ने संयम बरता और विश्व युद्ध नहीं हुआ। फिर 1954 से लेकर 75 तक वियतनाम संकट बना रहा। वियतनाम संकट जिसमें वियतनाम ने भी जो है काफी सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, सोवियत संघ ने उसका सपोर्ट किया, अमेरिका ने उसको रेसिस्ट किया, और ये सब चीजें क्राइसिस के तौर पर चलती रही। 1962 में जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसी चैप्टर का, उसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूरे अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है। जो क्यूबा है अमेरिका के पास एक छोटा सा देश है, रूस ने वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात की, जिससे कि अमेरिका पूरा रेंज में आ गया, और फिर किस तरह से उस क्राइसिस से निपटा गया ये भी उस वीडियो में पूरा एलोबरेट किया गया है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो देखिए। तो क्यूबा में भी 1962 में यही संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि महाशक्तियां भिड़ जाएंगी आपस में और परमाणु युद्ध, अणु युद्ध शुरू होगा, लेकिन हुआ नहीं।
फिर उसके बाद में इसी तरह से बर्लिन जो है 1948 से 49 में बर्लिन में बहुत क्राइसिस शुरू हुए। हालांकि बर्लिन का जो ये क्राइसिस है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अब आगे। तो बर्लिन जो है वहां भी ऐसी स्थितियां बनी कि भीषण युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हो नहीं पाया। तो ये सारे वो एरिनाज हैं, वो दायरे हैं जहां पर एक बार को एक पल के लिए ऐसा लगा कि युद्ध होगा और दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी रहेगी और या तो नष्ट हो जाएगी और या फिर जो है वो फिर से जिसे कह सकते हैं प्रिमिटिव एज, जो प्राचीन काल का जो समय था उसमें चली जाएगी। यही हालत होना था अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसीलिए हम पढ़ते हैं जो शीत युद्ध है उसके दायरों के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, तो ये आप उसका उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, उसकी परिभाषा दे सकते हो, और साथ ही साथ उसके बाद में आप ये इनके एरिनास के बारे में बता सकते हो। इन जो घटनाक्रम थे, इन घटनाक्रमों को शीत युद्ध के दायरे में शामिल किया जाता है। तो आप ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन्हीं जो हमने एरिनास देखे, इन एरिनास में से हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है शुरू में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे बर्लिन के बारे में। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी। जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जब से हमने इस चैप्टर का बैकग्राउंड स्कोर करना शुरू किया था, तब से हम एक देश के बारे में लगातार पढ़ते आ रहे हैं और उस देश का नाम है जर्मनी। जब हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी जर्मनी उसके सेंटर में था, ठीक है ना। 1914 में 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी जर्मनी इसके सेंटर में था, क्योंकि जर्मनी ने पहले सर्बिया पर, पोलैंड ने सर्बिया पर आक्रमण किया और जर्मनी ने उसका साथ दिया और ऐसे में विश्व युद्ध की जो है पृष्ठभूमि बन गई। दूसरा विश्व युद्ध तो हुआ ही जर्मनी की जिद की वजह से, या हम कह सकते हैं हिटलर की वजह से। तो जो एक्सेस पावर्स थी, अलाइड पावर्स थी, उन दोनों में भिड़ंत हुई और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो ये सब चीजें जब हुई और जब लगातार बार बार सेंटर में जर्मनी का नाम आता रहा, तो इस जर्मनी को जो जीत गई थी अलाइड फोर्सेस या फ्रेंड्स कंट्रीज, जो मित्र राष्ट्र थे, वो दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी के टुकड़े कर दिए, इन्होंने जर्मनी को बांट लिया आपस में, ठीक है ना। तो जब जर्मनी को आपस में बांटा इन्होंने, तो देखो ये जो आप नक्शा देख पा रहे हैं ये बर्लिन का नक्शा है। बर्लिन क्या थी? बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी। किसी देश की राजधानी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि वो देश स्वयं। तो बर्लिन को यानी देश की राजधानी को बांट लिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की द्योतक है। पूर्वी और पश्चिमी का मतलब क्या है? देखिए, पूर्व में जो था वो सोवियत संघ था, तो यानी पूर्वी विचारधारा का मतलब था कम्युनिस्ट होना। पूर्वी विचारधारा का मतलब था साम्यवाद की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो सोवियत विचारधारा है उसका हामी होना। और पश्चिमी विचारधारा यानी अमेरिका के पक्ष में जाना, यानी कि पूंजीवाद, लोकतांत्रिक उदारवाद, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। तो इस तरह से दो हिस्सों में बट गया था। इस तरफ का जो हिस्सा था वो साम्यवादी जो रूस है उसके कब्जे में चला गया, साम्यवाद के हिस्से में चला गया, यानी कि कहने का मतलब यूएसएसआर के हिस्से में, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के हिस्से में। बचा जो हिस्सा था उसको तीन हिस्सों में बांटा गया। ये जो आप ब्लू कलर देख पा रहे हैं ये फ्रांस के हिस्से में गया, ये जो ग्रीन कलर है ये ब्रिटेन के हिस्से में आया, और ये जो येलो आप देख रहे हैं इसको यूएसए ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसको हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जर्मनी दो हिस्सों में बटा, जिसमें एक तरफ वो साम्यवाद का पक्षधर था और दूसरी तरफ वो पूंजीवाद का पक्षधर था। तो हुआ ये कि जब साम्यवाद और पूंजीवाद के तौर पर बर्लिन बट ही गया, तो अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई 50s के बाद, यानी कि 1955 के बाद शुरू हुई, कि जब पूंजीवाद में बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी, पूंजीवाद के जो भी समर्थक देश थे वो बहुत ज्यादा तरक्की करने लगे, उनमें बहुत ज्यादा जो है नई नई टेक्निक्स आई और नए नए उन्होंने नवाचार शुरू किए बिजनेस में। तो इस तरक्की की वजह से जो साम्यवादी बर्लिन में लोग रहते थे, या हम कह सकते हैं साम्यवादी जर्मनी में जो लोग रहते थे, जर्मनी के जो पूर्वी हिस्से के लोग थे, वो किसी न किसी प्रकार से पश्चिमी हिस्से में आने लगे, पलायन करने लगे, इमिग्रेट होने लगे। अब ये जो पलायन होता था
ये बाकी जगहों से इतना नहीं होता था, ये बर्लिन से ही होता था। ये सारा पलायन लगभग बर्लिन से होता था। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? प्रॉब्लम उस पूर्वी जर्मनी के हिस्से में खड़ी हुई। वहां पर जो भी उत्पादन के साधन थे, उनमें उत्पादन के जो भी इकाइयां थी, जो यूनिट्स थे, वहां काम करने वाले मजदूर ही नहीं बचे, क्योंकि वो लगभग सब इस तरफ पलायन कर रहे थे। तो ऐसे में बड़ा एक क्राइसिस पैदा हो गया। तो ऐसे में उस समय जो वहां के सोवियत संघ के जो नेता थे क्रुश्चेव, उन्होंने ये तय किया, और यहाँ जर्मनी में भी जो तानाशाह थे, उन सब ने मिलकर ये तय किया, और इस बिंदु से लेकर और इस तरह से होते हुए एक दीवार खड़ी कर दी गई। इस दीवार की टोटल जो लेंथ थी वो 155 किलोमीटर थी। 155 किलोमीटर लंबी एक दीवार खड़ी कर दी गई कि लोग जो है वो पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में ना जा सके, और इसीलिए इस दीवार को बर्लिन की दीवार का नाम दिया गया। 155 किलोमीटर लंबी और 13 मीटर ऊंची ये दीवार थी, और इस दीवार की वजह से लोगों का आवागमन रुक गया। 1961 में ये दीवार बनाई गई थी। 1961 में रातों रात ये दीवार खड़ी की गई ताकि लोगों का जो आवागमन है पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ वो रुक जाए। 1961 में ये दीवार खड़ी की गई। उस समय जो है निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ की कमान संभाल रहे थे, और जॉन एफ कैनेडी जो है वो यूएसए की कमान संभाल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि देखिए, जब आप किसी को दबा के रखते हो, जब आप किसी को प्रेशराइज अंडर प्रेशर करके रखते हो, तो कभी ना कभी वो गुस्सा फूट पड़ता है, वो गुस्सा निकलता है, और यही पूर्वी सेक्टर के लोगों के साथ हुआ। धीरे धीरे ये जो साम्यवाद है, उस साम्यवाद से लोगों का मोह भंग तो हो ही रहा था। 1970s के बाद, या ऐसा कह सकते हैं 80s के बाद में, खासकर 1980 के बाद में लोगों का बिल्कुल साम्यवाद से मोह भंग हो गया। उनको पता चलने लगा कि किस तरह से पूंजीवाद में तरक्की की जा रही है, लेकिन हम उस तरक्की पे नहीं आ रहे। दूसरा, साम्यवादी जहां भी कम्युनिज्म था, वहां पर प्रेस को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। जो लोग वहां पर कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। वो लोग बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते थे, और ये उनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि बाहरी दुनिया ने जो तरक्की की, जैसे ही वहां के लोगों को पता चलने लगी, उन्होंने विरोध करना शुरू किया, और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया, हद से ज्यादा बढ़ गया। और 1989 में उस समय जो है, वैसे भी सोवियत संघ में सुधारों का दौर चल रहा था, और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो राष्ट्रपति थे। तो गोर्बाचेव के समय क्या हुआ, रातों रात एक दिन ये बर्लिन की दीवार ढहा दी गई, और इसी के साथ ही जो है जर्मनी के एकीकरण का रास्ता खुल गया। यानी जर्मनी जो है, चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध ले लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध ले लीजिए, उसके बाद में शीत युद्ध ले लीजिए, और फिर एकीकरण से लेकर सोवियत संघ का जो विघटन है वहां तक, जर्मनी हमेशा वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। और ऐसे में ये बर्लिन की दीवार का जो सिनेरियो बना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बन गई, क्योंकि ये दीवार जब बनाई गई तो ये दीवार एक तरह से लोगों की स्वतंत्रता को उनसे छीनने की कवायद थी, जो कि वो नहीं कर पाए। और आखिरकार 1989 में जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, उस समय ये दीवार ढहा दी गई, और फिर अंत में 1991 तक आते आते सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। तो ये है बर्लिन के दीवार की कहानी, जो आपको रिमाइंड करनी है। इसीलिए मैंने कुछ खास लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ कहानियां हमेशा हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, और ये कहानी है भी इतनी शानदार कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। जब भी आप बर्लिन का नक्शा देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि पूर्वी जो है वो कम्युनिज्म का द्योतक है, और पश्चिमी के जो 3 हिस्से थे वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के द्योतक थे। तो इस तरह से ये लड़ाई सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी दुनिया को ये दिखाने की कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। ये लड़ाई थी अपनी विचारधारा को ऊंचा रखने की, और इस लड़ाई का मोहरा बना जर्मनी, खास करके उसकी राजधानी बर्लिन, जहां पर 155 किलोमीटर लंबी दीवार खींच दी गई, सिर्फ ये बताने के लिए कि दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से विरोधी हैं। लेकिन आखिरकार 1989 में वो दीवार ढहा दी गई।
अब एक ओवरव्यू करते हैं, हम ओवरव्यू करते हैं कि शीत युद्ध की घटनाएं किस तरह से घटी। देखो आपको बहुत सारी इसमें घटनाएं घटी जो खास खास थी, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, या फिर अरीनाज हैं, या फिर बर्लिन की जो वॉल है, वो तो हमने आपको डिस्क्राइब कर दी। अब जो कुछ जो घटनाएं घटती रही, धीरे धीरे घटती रही और उनका क्या प्रभाव पड़ता रहा, वो हम एक पूरा चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो उस चार्ट को नाम दिया गया है शीत युद्ध का घटनाक्रम, ठीक है ना, द कोल्ड वॉर टाइमलाइन। अब आप ध्यान से देखें कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत दिया। ट्रूमैन ने सिद्धांत ये दिया कि पूंजीवाद बेस्ट है। बस यहीं से विचारधारा की लड़ाई शुरू हो रही है। देखिए 1945 में तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, तो यानी ये घटनाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जो है सिद्धांत ये दिया कि साम्यवाद के प्रसार को रोका जाए और जो अमेरिकी पूंजीवाद है उसके प्रसार को जो है महत्व दिया जाए। 1947 से लेकर 52 तक मार्शल प्लान बनाया गया। मार्शल प्लान क्या था? पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यूरोप जो है वो अमेरिका और रूस का हमेशा के लिए अखाड़ा बना रहा, एक जो युद्ध का मैदान है वो यूरोप बना रहा। तो किस तरह से यूरोप युद्ध का मैदान बना? क्यों? क्योंकि वहां अमेरिका ने क्या किया, वहां अमेरिका ने छोटे देशों की मदद करना शुरू किया। मदद करने का रीजन एक तो ये था कि वो देश आगे बढ़े, और दूसरा रीजन ये था कि वो पूंजीवाद को अपनाए, वो उसकी विचारधारा को अपनाए, और साथ ही साथ रूस के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर अमेरिका अपना दबदबा बना सके। उसके बाद में 1948 और 49 में हुआ क्या? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। देखो जब 47-40 से लेकर और 52 तक अमेरिका अपनी घेराबंदी कर रहा है तो सोवियत संघ कैसे पीछे रहता? तो उसने बर्लिन की घेराबंदी की। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। एक बड़ी घटना हुई थी कि अभी अभी आपने जो जर्मनी का मैप देखा था उसमें आपने देखा था कि किस तरह से पश्चिमी जर्मनी जो है वो कैपिटलिज्म के दायरे में आया और पूर्वी जर्मनी जो है यूरोप वो कम्युनिज्म के दायरे में आया। तो जब अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी में कुछ विमान भेजे सहायता लेकर, तो सोवियत संघ ने क्या किया, वो सहायता अपने कब्जे में कर ली। तो इससे भी तनातनी बढ़ी दोनों गुटों के बीच में। 1950 से 53 के बीच कोरिया युद्ध हुआ। ये हमने अरीना में देखा और आज भी कोरिया एक दूसरे से डिवाइडेड है। 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बीन फू में फ्रांस की हार हुई और जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया और साथ ही सीटों का गठन किया गया। वियतनाम जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांस जो है वो पूंजीवाद की तरफ से लड़ा था, लेकिन फ्रांस की हार हुई और बाद में वियतनाम का भी विभाजन कर दिया गया। और उसी समय अमेरिका ने यहाँ एक और सैनिक संगठन लागू किया जिसका नाम था सीटो। 1954 से लेकर 75 में अमेरिका में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप चलता रहा। 75 तक, यानी कि इतने सालों तक अमेरिका लगातार 20 से 22 सालों तक वियतनाम में अपना हस्तक्षेप करता रहा। 1955 में बगदाद समझौता हुआ जो मिडिल ईस्ट के जो देश थे, मध्य पूर्व के देश थे, और इसी को बाद में सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया। अब देखो जब अमेरिका वियतनाम और ऐसे देशों में हस्तक्षेप कर रहा है जहां पर सोवियत संघ का दबदबा है, तो फिर सोवियत संघ ने भी कई ऐसे देशों में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया जहां पर पहले अमेरिकी दबदबा था। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण, ये वो जो घटना हमने पढ़ी थी ना कि भाई क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स ने की तैनाती हुई, बाद में अमेरिका ने जो है सोवियत जहाजों को घेर कर आने से रोक दिया, तो उसको बे ऑफ पिग्स का हमला कहा जाता है। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, ये हमने अभी पढ़ा। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ और 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका ने हस्तक्षेप शुरू किया। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो भी यूरोप की ही एक छोटी कंट्री है। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। अब देखो जैसे ही एक किसी देश में हस्तक्षेप करता है दूसरा भी मैदान में आ जाता है। तो जैसे ही 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, 1968 में सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया।
चीन जो है वो भी सोवियत संघ का एक बड़ा समर्थक माना जाता था और आज भी चीन में ऐसा माना जाता है कि साम्यवादी सरकार है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1962 में चीन का दौरा किया था। 1978 से लेकर 89 तक यानी 11 सालों तक कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप चलता रहा। 1985 में 1979 से लेकर 1990 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप रहा। ये भी हमने पढ़ा कि अफगानिस्तान में किस तरह अफगानिस्तान जो क्राइसिस है उसको एरिनाज यानी दायरों में गिना जाता है। 1985 में गोबार्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार प्रक्रिया आरंभ की। 1985 से जो है वो सोवियत संघ की विचारधारा और सुधार प्रक्रिया होनी शुरू हुई, विचारधारा में बदलाव शुरू हुए। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ, यानी साम्यवाद जो है वो ध्वस्त होना शुरू हो गया था। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये रहा शीत युद्ध का कालखंड, जिसको आप इस तरह से अगर लाइन टू लाइन याद करोगे तो शायद आपके लिए पूरी प्रक्रिया याद करना इजी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सन याद रहें, जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डेविड ट्रूमैन का जो सिद्धांत आया था वो कब आया था, या फिर ये जो घेराबंदी हुई थी सोवियत संघ द्वारा, बर्लिन की घेराबंदी, ये कब हुई थी, हस्तक्षेप जो चले वो किस तरह से चले हंगरी में, और क्यूबन मिसाइल संकट कब हुआ, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, ये इस तरह के अगर आप इंपॉर्टेंट जो है वो डेट्स याद करें और बाकी के जो आप लाइन टू लाइन कि भाई किसके बाद क्या हुआ किसके बाद क्या हुआ इसको याद करेंगे तो आपको ये सारा कालक्रम याद करना इजी हो जाएगा। So let's take a overview on the timeline of the Cold War. First, in 1947, American President Harry Truman doctrine about the containment of communism. He always want to check the ideology of communism, and that's why the Cold War began after that event. 1947 to 55 Marshall Plan. What was Marshall Plan? Marshall Plan was a plan of America just to be aware about the spread of communism especially in the Europe, especially in West Europe. तो वहां पर अमेरिका ने क्या किया, उन देशों की घेराबंदी शुरू की। घेराबंदी करने के साथ साथ उनको आर्थिक मदद भी दी, उनको इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड करवाई और इसी को मार्शल प्लान कहा जाता है। यूएस एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। देन इन 1948 to 49 Berlin blocked by the Soviet Sangh and airlift of supplies of the citizen of West Berlin by the US and its allies. 1950 to 53 Korean War took place, division of Korea along the 38th parallel. 1954 defeat of the French by the Vietnamese at Dien Bien Phu Sinh of the Geneva Accords. डिवीजन ऑफ वियतनाम अलोंग द 17th पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ सीटो। तो यहीं से जो है सीटो का संगठन शुरू हुआ, जिसको हम वियतनाम के जो बंटवारा हुआ था उसके बाद में इट टुक प्लेस, और अमेरिका ने सीटो के माध्यम से जो दक्षिणी एशिया है, देखो इसका नाम ही क्या है, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो दक्षिण पूर्वी जो एशिया था उसमें अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। 1954 to 75 American intervention in Vietnam. 55 signing the Baghdad Pact, later CENTO. The Baghdad Pact was later known as the CENTO Treaty. In 1956 Soviet intervention in Hungary. तो जब इंटरवेंशंस अमेरिका ने शुरू किए पहले वियतनाम में, तो सोवियत ने भी सेम जो है पैटर्न अपनाया एंड ही स्टार्टेड इट इन हंगरी। 1961 US sponsored Bay of Pigs invasion of Cuba, construction the Berlin Wall. 1962 Cuban Missile Crisis, as we have already read about it. 1965 American intervention in the Dominican Republic. The construction of Berlin Wall was constructed in 1961. In 1968 Soviet intervention in Czechoslovakia.
1972 US President Richard Nixon visited to China. Yet China was a communist country, and it was a great supporter of USSR. But still, Nixon visited China, and the world politics started changing right there. 1978-89 Vietnamese intervention in Cambodia. 1979 to 89 Soviet intervention in Afghanistan. Both are intervening in one another's countries. 1985 Gorbachev became the president of USSR, begins the reform process. And in 1989 fall of the Berlin Wall, mass protest against governments in Eastern Europe. और ये वो टाइम था जब साम्यवाद के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी. 1990 unification of Germany, it's an important date, you should remind it. 1991 disintegration of the Soviet Union, end of the Cold War era. तो ये जो 1945 मान लेते हैं, 1945 से लेकर 1991 तक ये जो एरा चला, ये उसका पूरा टाइमलाइन है. आप इसको अच्छे से याद करेंगे. और ये जो कोल्ड वॉर चला, इसके बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया, तो ये 15 अलग अलग देशों में बट गया. और ये जो 15 आसपास के देश जिनको हम, जिसमें से रूस भी एक है, मंगोलिया भी एक है ना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अगर आप वर्ल्ड मैप ध्यान से देखें तो जो आसपास के 15 देश हैं, उन 15 देशों में ये बट गया. और इसी तरह कोल्ड वॉर एंड हो गया. ठीक है. जो कोल्ड वॉर जब चला, अब एक छोटा सा एस्पेक्ट और बचता है. येट मैंने छोटा सा कहा है, लेकिन ये छोटा सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नाम के नाम से जानते हैं. नाम आपने सुना होगा, NAM. इसको नाम भी कहते हैं, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं. क्यों? क्योंकि जब देखो विश्व 2 ध्रुवों में बटा, ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है. येट हमने इसको एक बोर्ड पर लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुटकी बजाते ही ये समस्याएं शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई. बहुत समय लगा. आप देखिए 1945 से लेके और 1991, यानी कि एक पूरा 45 से 50 साल का पूरा एक टाइम है, आधी सदी है ये. तो ये जो आधी सदी, 55 सालों की जो आधी सदी से भी ज्यादा का समय है, ये समय कैसे हुआ? तो इस समय में जब 2 ध्रुव हो गए थे, जो बाइपोलैरिटी जो विकसित हो गई थी, उसके विरोध में भी कुछ शक्तियां खड़ी हुई. इस 2 ध्रुवीयता का विरोध करने वाली भी कुछ शक्तियां थी, जिनको हम नाम के नाम से जानते हैं, जिनको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अभी येट टू कम. तो वेट कीजिए. इस वीडियो में बस इतना ही. आगे के वीडियोस में हम और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. बने रहिए आप हमारे साथ. कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश कर सके. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू.